अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के। जो है वो हम बात कर रहे थे पीरियोडिक टेबल के। ये जो चैप्टर है वो पीरियोडिक टेबल बेस्ड है और हमें जो है वो इसमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें जो है वो पीरियोडिक टेबल का एक जनरल कह लो कि ओवरव्यू हमें पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो हैं वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से ग्रुप्स हैं। हमने पीरियोडिक टेबल को जो है वो पीरियड में डिवाइड किया हुआ है, ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो हमें इन सब चीज़ों का जो है वो आइडिया होना चाहिए। उसके लिए जो है वो सबसे पहले मैं एक पीरियोडिक टेबल जो है वो आपके सामने खोलती हूँ। तो लेट मी ओपन इट फर्स्ट इन माई मोबाइल। ओके, सो अब जो है वो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल जो है वो खोल के रखा है सामने। तो हम जो है वो पहले पीरियोडिक टेबल को देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है जी। अच्छा, तो एज़ यू कैन क्लियरली सी कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर सबसे आपने इसमें देखना क्या है कि हमारे पास जो है वो ओके, सो आप यहाँ भी देख सकते हो कि ना पीरियोडिक टेबल को हमने ग्रुप्स में और पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, ये जो हमारे पास कॉलम्स हैं, ठीक है जी, ये कॉलम है, ये वर्टिकल कॉलम जो है, ये हर वर्टिकल कॉलम जो है वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम ये रोज़ को देख लें, ये जो रोज़ है, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम की रो है, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इन सब की जो रो है, ये रो क्या कहलाती है? पीरियड। अच्छा, अभी हमने जो है वो ये देख लिया कि हमने पीरियोडिक टेबल को ग्रुप्स में और पीरियड्स में अरेंज किया हुआ है। तो हम यहाँ पे हम हर ग्रुप को नहीं पढ़ेंगे, हम स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स को पढ़ेंगे जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम जो ग्रुप पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अबाउट द नोबल गैसेस। ठीक है, अच्छा, नोबल गैसेस का कौन सा ग्रुप होता है? कैन यू सी हेयर कि ये जो हमें 18 जो ग्रुप नज़र आ रहा है पीरियोडिक टेबल का, जो सबसे लास्ट है, उसको हमने जो है वो नोबल गैसेस जो है वो तस्वुर किया हुआ है। ठीक है, हम उसको नोबल गैसेस कहते हैं। और नोबल गैसेस में आप देख सकते हो कि कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। वी कैन हैव हीलियम, ठीक है, उसके बाद नियॉन आ रहा है, आर्गॉन आ रहा है, क्रिप्टॉन आ रहा है, जीनॉन आ रहा है, रेडॉन आ रहा है और ऑर्गेनॉन आ रहा है। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास नोबल गैसेस के अंदर आते हैं। अब नोबल गैसेस हमने देख ली कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 18 होता है उस पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? नोबल गैसेस। ठीक है, अब जो है वो हम ये देखते हैं कि नोबल गैसेस की क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो एलिमेंट्स इन द लास्ट कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब के सब जो है वो नोबल गैसेस कहलाते हैं। द नोबल गैस एलिमेंट्स हैव फुल वैलेंस शेल्स एंड वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी। देखो हमारे पास ना हर जो एलिमेंट होता है उसकी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। और हमें ये भी आइडिया होना चाहिए कि डिफरेंट एलिमेंट्स अगर हम देख रहे हैं तो वो अगर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो हूँ वो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे लिखती हूँ, तो मुझे पता है कि हीलियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो कितने हैं? दे आर बेसिकली ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द हीलियम। ऐसा ही है ना, हीलियम के अंदर क्या है? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मास जो है वो इसका 4 है। तो बहरहाल जो एटॉमिक नंबर है हीलियम का वो है G2। और एटॉमिक नंबर ही हमारे पास क्या होता है? इसके इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो मैं इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगी तो वो कुछ इस तरह से आएगी। हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर एक डिटेल लेक्चर होगा हमारे पास, तब आपको ये आइडिया होगा कि किस तरह से हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। बट अभी मैं आपको बस एक बात समझाना चाह रही हूँ कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये हीलियम का अगर फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है और इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स को हम पुट करते हैं ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर आ जाएंगे, इस शेल में आ जाएंगे। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले बता दूं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करते हैं या शेल्स में इलेक्ट्रॉन को पुट करते हैं, जो हमेशा हमारे पास फर्स्ट शेल होती है, ठीक है, उस आप इस तरह से याद रखो कि अब ये जो फर्स्ट शेल थी ना, इस फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं या एक आ सकता है। ठीक है जी, 2 से ज़्यादा हम नहीं शिफ्ट कर सकते। अब इस एलिमेंट के तो इलेक्ट्रॉन्स ही 2 थे ना, तो हमने एक ही शेल ड्रॉ किया। लेकिन जब मैं जो है वो बात करती हूँ नियॉन की, तो अब अगर मैं नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ लिखती हूँ जिसमें नियॉन के अंदर कितने प्रोटॉन, कितने, क्या एटॉमिक नंबर है नियॉन का? 10। इसका मतलब इसमें जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यही चीज़ है कि इसमें 1s2 आ जाएगा पहली शेल के अंदर जो है वो। अब हम दूसरी शेल में
कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं? 6 जो है वो हम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दूसरी शेल के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। सॉरी 8 डाल सकते हैं, ठीक है जी। तो 2s2 और 2p6 आ जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट करो, 6 7 8 9 10। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हंस के पूरे हो चुके हैं। अब मैं इसकी जब न्यूक्लियस ड्रॉ करती हूँ इसका नियॉन का, तो लेट से ये जो है वो हमारे पास पूरा नियॉन है और मैंने जो है वो इसकी फर्स्ट शेल ड्रॉ की है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और फिर हम जो है वो सेकंड शेल ड्रॉ करेंगे जिसमें आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। तो हमारे पास जो दूसरी शेल है उसमें कितने आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया। तो मैं ये बताना ये चाह रही थी कि हमारे पास जो है वो नोबल गैसेस की जो कन्फिग्रेशन है वो क्या है कि इनके पास जो वेलेंस शेल होती है उधर हमेशा कंप्लीट जो है वो हम कहते हैं फुल हुई होती है। अब अगर मैं बात करूं हीलियम की, तो फर्स्ट शेल में मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये अब इस कंडीशन में क्या ये शेल फुल है कि नहीं? फुल ही है ना, क्योंकि इसमें आप मज़ीद तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नहीं डाल सकते। यही इसकी फुल वैलेंस शेल है। अच्छा, इसी तरह हम जब बात करते हैं कि जो हमारे पास होता है क्या कहते हैं उसको, जो हमने अभी दूसरा एलिमेंट इसमें पढ़ा है नियॉन, ठीक है। अब मेरी बात समझ आ रही होगी कि नियॉन के अंदर अगर हम देखें तो 2 शेल्स हैं और पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम थे और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही मैक्सिमम आ सकते थे जो कि हमने पुट किए हैं। तो अब क्या ये भी जो इसकी जो आर्गॉन है इसकी वैलेंस शेल कौन सी है? क्या ये वाली शेल वैलेंस है या ये वाली शेल वैलेंस है? ये वाली शेल वैलेंस है ना। तो इसके अंदर क्या है, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, ठीक है। तो उसने यही बात लिखी हुई है कि जो लास्ट कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल यानी जो नोबल गैसेस होते हैं उनकी जो वैलेंस शेल है वो हमेशा कंप्लीट होती है। और आपको ये भी पता होगा कि अगर नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ कि अगर हमारे पास ये कंप्लीट ना होती ना, अगर इसमें जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन की लेट से इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ना होते, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते, मैं सपोज करने को कह रही हूँ, तो इसका मतलब था कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी ना। तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी चूंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको स्टेबल होने के लिए। अच्छा, तो मैं ये बताना चाह रही थी कि अगर कोई भी एलिमेंट है उसने स्टेबिलिटी अपने आप को स्टेबल बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो उसकी जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट हो। बात समझ आइए। तो अगर आपने कोई भी एलिमेंट है उसको स्टेबल बनाना है, उसको लेस रिएक्टिव बनाना है, उसको इस तरह का बनाना है कि वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट ना करे, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो ना अपनी उसकी जो वैलेंस शेल हो ना वो एटलीस्ट कंप्लीट हो। अब जैसे हीलियम की मैं बात कर रही हूँ तो उसकी वैलेंस शेल कंप्लीट थी, फर्स्ट शेल में 2 ये इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो दैट वाज अ कंप्लीट। तो अब इसके अंदर ना तो इसके अंदर कोई रिएक्टिविटी का अब जो है ना वो कैपेसिटी नहीं रही। कैपेसिटी तभी होती कि अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता तो वो कोशिश करता कि बाहर से किसी 1 इलेक्ट्रॉन को जो है वो ले ले, किसी दूसरे एलिमेंट से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले और 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर ले अपनी वैलेंस शेल में और ख़ुद को स्टेबल कर ले, तो तब हीलियम रिएक्टिव होता। लेकिन अभी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है खुद इसके अपने हैं, तो इसको जो है वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है टू अटेन दैट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसकी वैलेंस शेल कंप्लीट है। इसी तरह जब मैंने आर्गॉन की बात की है तो आर्गॉन की भी वैलेंस शेल कंप्लीट है, उसमें से 8 इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने बताया ना कि 8 जो सेकंड शेल होती है और इसके ऑनवर्ड्स जितनी भी शेल्स होती हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही मैक्सिमम आते हैं, तो वही उनकी कैपेसिटी होती है, वही उनकी जो है वो स्टेबिलिटी होती है। 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो वो स्टेबल होते हैं। अब अगर इन केस इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की जगह 7 इलेक्ट्रॉन्स होते या फिर हमारे पास जो है वो थर्ड शेल होती है और थर्ड शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ होता, तो वो कोशिश करता कि वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ठीक है। तो ये बातें तो बहरहाल आगे चल के आएंगी, इसको ज़्यादा डिटेल में मैं जो है वो समझा दूँगी। लेकिन अभी तक आपने एक बात ये याद रखनी है कि हमारे पास जो रिएक्टिविटी का लेना जो है ताल्लुक रिलेशन है वो उसकी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट होने की से है, ठीक है। अगर तो उसमें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो स्टेबल है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अगर सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तब भी वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, एंड सो ऑन। जितनी भी शेल्स हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो जो भी हमने यहाँ पे एलिमेंट्स देखे ना नोबल गैसेस के, इनका यही होता है कि अब जो हीलियम है अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या आप इनकी मैं आपको दिखा भी देती हूँ। अच्छा, तो मैं आपको यही बता रही थी कि अभी आप देख सकते हो कि ये नियॉन है, ठीक है, पहला वाला एलिमेंट। आप देखो इसकी जो वैलेंस शेल है इसमें अभी सेकंड शेल इसकी वैलेंस शेल है,
डिपेंडिंग अपॉन के इसका एटॉमिक नंबर ही 10 था, तो इसका जो शेल्स बनी थी वो 2 ही बनी थी। अब अगर आर्गॉन की बात करते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 18। तो 18 की अगर आप रिस्पेक्टिव शेल्स ड्रॉ करते हो तो जो है वो 3 शेल्स बनती हैं, और आप तीसरी शेल को देख सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 8 के 8 कंप्लीट है। इसी तरह जो क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन की भी जो वैलेंस शेल है उसमें आप देख सकते हो कि जितने भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीट हैं। तो बहरहाल मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो है वो हमारे पास नोबल गैसेस का एक ग्रुप होता है जो कि जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जो है वो रिएक्ट करना नहीं पसंद करते। उसकी सोल रीज़न ये है कि उनकी वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट होती है, क्योंकि रिएक्टिविटी का ताल्लुक जो है उसकी वैलेंस शेल की ना कंप्लीट होने की वजह से होता है। जब भी वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं होगी, 2 की जगह 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 8 की जगह 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, या वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो वो कोशिश करेगा कि वो दूसरे एलिमेंट के साथ जो है वो रिएक्ट करे, उसको इलेक्ट्रॉन दे दे या उससे एक्सेप्ट कर ले, तो वो रिएक्टिव हो जाएगा ना। रिएक्टिविटी है ही कि यही चीज़ है कि आप किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, किसी एलिमेंट को, या किसी एलिमेंट से ले रहे हो, ठीक है। तो रिएक्टिविटी है यही चीज़, ठीक है। रिएक्टिविटी कहते ही इसको है कि अगर वो कोई एलिमेंट अपने आप इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, या किसी एलिमेंट से अपना जो है वो इलेक्ट्रॉन ले ले, तो यही रिएक्टिविटी है ना। लेकिन अब आप देख सकते हो कि जो नोबल गैसेस हैं उनकी जो आउटर शेल है वो कंप्लीट है, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो किसी भी दूसरे एलिमेंट से जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लें, ठीक है जी। तो ये वो वजह है कि नोबल गैस के जो एलिमेंट्स होते हैं दे हैव फुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो दे हैव अ वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी। इस नो केमिकल रिएक्टिविटी वाले बिहेवियर का दूसरा नाम इनर्ट भी होता है, ठीक है। इसलिए हम इनर्ट भी कहते हैं। इनर्ट का मतलब है कि कोई किसी किस्म की जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ इन्होंने रिएक्टिविटी शो नहीं करनी होती। और ये चीज़ है कि हमारे पास जो नोबल गैसेस होती हैं उनकी ना किसी के साथ जो है वो रिएक्टिविटी नहीं होती। तो दे आर जनरली जो नोबल गैसेस हैं दे आर मोनोएटॉमिक, एक ही एटम होगा। हीलियम है, आर्गॉन है, जैसे हाइड्रोजन गैस होती है ना वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और डायटॉमिक होती है। बट जो नोबल गैसेस हैं सब की सब जो हैं वो हमारे पास मोनोएटॉमिक होती हैं, एंड दे एग्जिस्ट इन द गैस स्पेस एट स्टैंडर्ड कंडीशंस ड्यू टू हैविंग वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ओके, तो अब ये कह रहा है कि अगर जो हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस में इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो एज अ गैसियस फेज है, क्योंकि अगर जो डिफरेंट अगर हम जो है वो एटम्स ऑफ नोबल गैसेस को हम किसी मिक्सचर में एडअप करते हैं, सेम हो या डिफरेंट हो, तो उनकी जो आपस में बॉन्डिंग होगी ना दैट विल बी वेरी वीक ना। और जब वीक बॉन्डिंग होगी तो ऑब्वियसली जो फेज़ आना है वो गैसियस फेज़ ही आना है। तो हमने अभी तक नोबल गैसेस को डिस्कस कर लिया। अब जो है वो हम सेकेंड जो है वो हम उसमें जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो अब जो है वो हम सेकंड कह लो कि उसमें सेकंड ग्रुप में जाते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। वेट, ओके, तो अब हम बात कर रहे थे कि हमने जो है वो नोबल गैसेस के उसको देख लिया। नोबल गैसेस वाले ग्रुप को हमने देख लिया, दैट वाज 18। अब हम जो ग्रुप पढ़ने लगे हैं उसको हम हेलोजेंस कहते हैं, और हेलोजन का ग्रुप क्या कहलाता है? 17 ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल है टर्म्ड एज हेलोजेंस। अब इस हेलोजन के ग्रुप के अंदर हमारे पास फ्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है, आयोडीन आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा एस्टेटीन आ जाता है, और जो है वो हमारे पास यू से कोई एलिमेंट है ये आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे 17 ग्रुप के अंदर शामिल हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो हेलोजेंस हैं उनको हम उनकी क्या जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड टू द लास्ट कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो हेलोजेंस हैं। हेलोजेंस आर वेरी रिएक्टिव ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ओके, तो अब ये हम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका कॉन्सेप्ट तो हम अभी जो है वो इसी लेक्चर में पढ़ते हैं। बट जो है वो ये बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं आपको बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या अभी थोड़ा सा छोटा सा मैं आपको इसका हिंट देती हूँ। द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ केमिकल बॉन्ड। सो इफ लेट्स सपोज हेलोजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जो है वो बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। अब वो बॉन्डिंग किस तरह से कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना दूसरे एलिमेंट का, और ठीक है जी, वो जो है वो ये हेलोजन और दूसरा एलिमेंट
जो है वो कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर किए हुए होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से उन दो एलिमेंट्स के दरमियान जो है वो क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। लेट्स सपोज ये कोई ए एलिमेंट है और इन्होंने इस एक इलेक्ट्रॉन को, इस एलिमेंट ने हेलोजन के साथ जो है वो शेयर किया हुआ है। अब ये जो है वो इन दोनों के जैसे आप लंच शेयर करते हो, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह लंच शेयर करते हो ना तो बॉन्डिंग हो जाती है। अगर दो फ्रेंड्स हैं, अगर जो है ब्रेक टाइम अगर वो लंच शेयर कर रहे हैं तो उससे उनकी बॉन्डिंग होगी ना। इसी तरह हेलोजन और ए एलिमेंट ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, फिलहाल मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ कि ये जो है वो शेयर कर रहे हैं। अब क्या होता है कि अक्सर औकात ये होता है कि एक जो है वो बच्चा जो है वो ज़्यादा लंच खा जाता है, ठीक है, शेयर तो कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा उसमें ज़्यादा जो लंच है वो कौन खाएगा, उनमें से एक बच्चा खाएगा और दूसरा जो है वो थोड़ा शाय सा होगा तो वो कम खाएगा। तो बहरहाल अब जो भी हमारे पास जो है वो ज़्यादा खा लेगा लंच, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अब इसी तरह इधर भी यही सीन है कि इन दोनों में से एक जो है ना उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा पुल किया हुआ होगा, ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ जो है वो पुल किया हुआ होगा। बात समझ आ रही है? अब उसमें एच भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि किसी एलिमेंट की एबिलिटी कि वो अपने तरफ कितनी ताकत से इलेक्ट्रॉन को पुल कर सकता है। अगर ए जो है वो अपनी तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को पुल कर सकता होता ज़्यादा मैयर के साथ, तो हम कहते हैं कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। लेकिन ये अभी जो हम बात करें हेलोजेंस की, चूँकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो इसलिए जो है वो हम ये कहते हैं कि हेलोजेंस जो हैं वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पुल करते हैं, ठीक है। तो वो ये बात कर रहा है कि हेलोजेंस जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन को पुल करने की अपनी तरफ एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे तभी तो दे विल बिकम अ गुड, मतलब एक अच्छा जो है वो रिएक्टिव एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा ना। क्योंकि अगर अगर वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट ना करते होते, तो अगर जो है वो उनकी किसी तरह की अट्रैक्शन होती ना होती फॉर इलेक्ट्रॉन, तो फिर वो कभी भी रिएक्टिव ना होते, ठीक है। क्योंकि रिएक्टिविटी इज बेस्ड सोनली बेस्ड अपॉन द एक्सेप्टेंस और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन दिस केस सिंस halogens are accepting the electrons, attracting the electrons towards itself with a very greater ease, since their electronegativity is very high, so this property is making them very reactive. होप यू आर, मतलब आपको ये बात समझ आ रही होगी। अभी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं तो इंशाल्लाह आपको वो बात, ये वाली बात जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो समझ आ जाएगी। अच्छा, अब जो है वो हमने ये बात देख ली। अब हेलोजेंस जो है वो वेरी रिएक्टिव है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनके वेलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वेलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 7 होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो जब 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपको नहीं लगता कि वेलेंस शेल के अंदर तो हमारे, आप इनकी कन्फिग्रेशन करोगे ना, मैं आपको ये टास्क देती हूँ, आप सारे हेलोजेंस लो और उनकी एटॉमिक नंबर की बेस पर आप इनकी जो है वो वेलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखो। बल्कि आप अभी ना करो क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी आती है। जब मैं आपको वो समझाऊंगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, किस तरह से आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, किस तरह से शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट थिंग। अभी के लिए आप बस ये याद रखो कि जो वेलेंस शेल होगी ना हेलोजेंस की तमाम हेलोजेंस, चाहे उनके पास एक शेल है, दो शेल है, सॉरी चाहे उनके पास 2 शेल हैं, 3 शेल हैं, 4 शेल हैं, जितनी भी शेल्स हैं 2 से ऊपर, तो उनके वेलेंस शेल में हमेशा की हमेशा जो है ना वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इट मीन्स कि इनके पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, क्योंकि मैंने बताया कि जब भी एक एलिमेंट को अपने आप को स्टेबल कहलाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके वेलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। बट हेलोजेंस सारे के सारे, चाहे उनमें 2 शेल्स हैं या 2 से ज़्यादा शेल्स हैं, तो उनके वेलेंस शेल में हमेशा की हमेशा 7 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। इसका क्या मतलब है कि उनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इसका मतलब इनके अंदर हाईली एबिलिटी है, हाई कैपेसिटी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे एलिमेंट से जो है वो एक्सेप्ट कर लें, और दिस विल मेक देम हाईली रिएक्टिव। डोंट यू थिंक सो? तो बस ये बात। अब हम ये बात करते हैं, हम जो है वो आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, हेलोजेंस आर डायटोमिक एलिमेंट्स एंड एग्जिस्ट इन डिफरेंट फेजेस एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। बात समझ आ गई होगी। डायटोमिक का मतलब है कि 2 एटम्स एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि फ्लोरीन है तो F2 होगा, क्लोरीन है तो Cl2 होगा, ब्रोमीन है, ठीक है, तो Br2 होगा, आयोडीन है तो I2 होगा। बहरहाल अब इनकी अगर हम फेजेस की बात करते हैं कि या ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो ये डिफरेंट है। लाइक अगर फ्लोरीन की बात करते हैं तो वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन भी गैस की फॉर्म में होता है, ब्रोमीन विल बी
आप जो है उसको लिक्विड देखोगे, आयोडीन को आप देखोगे सॉलिड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इनकी फेज़ जो है वो डिफ़र करती है। नोबल गैसेस में तो हमने ये बात की थी कि उनका जो है वो फेज़ गैस ही रहता है ज़्यादातर का, बट जो हमारे पास हेलोजन्स हैं उनकी फेज़ आप देख सकते हो डिफरेंट है, हर एलिमेंट की डिफरेंट है। अब हम जो है वो बात करते हैं। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे हम थर्ड ग्रुप की तरफ जा रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ थर्ड ग्रुप की, तो थर्ड ग्रुप के अंदर जो है वो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, लेट सपोज हम जो है वो देखते हैं। ओके, सो आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास 16 ग्रुप है, 16 ग्रुप को हम क्या कह रहे हैं, चाल्कोजेंस, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, चाल्कोजेंस है, या इसको ऑक्सीजन ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इसका फर्स्ट एलिमेंट है। आप देख सकते हो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलिकॉन है, उसके अलावा जो है वो टेल्यूरियम है, पोलोनियम है, ठीक है, और ये यू से कुछ एलिमेंट है, ठीक है जी। अब ये तो आपको समझ आ गई, ठीक है जी। ओके, एक दफ़ा मैं आपको ज़रा दिखा दूं कि कौन से एलिमेंट है, देख लिए। ओके, नाउ अब हम जो है वो इस ग्रुप की थोड़ी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। अच्छा, कहता है कि द एलिमेंट्स इन द थर्ड टू लास्ट कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो है वो ऑक्सीजन ग्रुप है, उसको हम चाल्कोजेंस भी कहते हैं। यहाँ मैं जो हूँ वो लिख भी देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो मैं क्या बोल रही थी, चाल्कोजेंस, चाल्कोजेंस भी मैं इसको कहती हूँ इस ग्रुप को, जैसे पिछले वाले ग्रुप को हेलोजेंस कहा था। अच्छा, दीज एलिमेंट्स हैव 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड दे कैन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस। नॉट ओनली दिस बट दे कैन, देखो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, डिपेंडिंग अपॉन कि ये किस एलिमेंट के साथ जो है वो रिएक्ट कर रहा है, ये गेन भी कर सकते हैं और लूज भी कर सकते हैं ये 6 के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। अब जब ये 6 वैलेंस, देखो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इन पे पॉजिटिव का चार्ज आ रहा है +2, और सॉरी गेन कर रहे हैं तो इस पर नेगेटिव का चार्ज आ रहा है -2 का, ठीक है। और अगर ये जो है वो लूज कर रहे हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, तो इसलिए इस पर +6 का चार्ज, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट या डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन के क्या सिचुएशन है, किस एलिमेंट के साथ इनका रिएक्शन हो रहा है, ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज भी कर सकते हैं टू अचीव द नोबल गैस कन्फिग्रेशन। 6 को लूज करके भी इनकी कन्फिग्रेशन नोबल गैस वाली आएगी, और 2 को एक्सेप्ट करके भी इनकी कन्फिग्रेशन जो है वो नोबल गैस वाली आएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट हम आगे चल के देखेंगे कि कौन से एलिमेंट के साथ जो है वो ऑक्सीजन वाला ग्रुप रिएक्ट कर रहा है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को, या 6 इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है या 6 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो इनकी नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ रही है। तो कहने का मकसद ये है कि जो ऑक्सीजन का ग्रुप है उनकी 2 वे ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट के वो किस एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो +6 भी आ सकती है, -2 भी आ सकती है। 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो -2 का चार्ज आ जाएगा, चूंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉन, जब भी आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, तो कोई भी चीज़ आप नेगेटिव अचीव कर रहे हो तो आपके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आएगा। 2 कर रहे हो तो -2 का आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हो तो अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन से आपको जो है छुटकारा मिल रहा है, +6 का चार्ज आ जाएगा। तो बहरहाल मैं आपको ये ऑक्सीजन ग्रुप को जो है वो समझाने की कोशिश कर रही थी। एनीवेज, अब जो है वो अल्कली मेटल्स की तरफ हम जाते हैं कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनके बारे में मैं आपको इस ग्रुप से जो है वो दिखाती हूँ कि ग्रुप का क्या आइडिया है। अच्छा, ओके, सो अब हम जो है वो अल्कली मेटल्स के ग्रुप को देखते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये ग्रुप है ना हमारे पास। ओके, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। इनको हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। अब जो है वो हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। कहता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं फर्स्ट कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल में, उसको हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है हमारे पास कि अल्कली मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड ईजिली लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू अचीव द नोबल गैस कन्फिग्रेशन। अच्छा, अगर आप इनकी जो है वो कन्फिग्रेशन ड्रॉ करते हो, आप इनकी वैलेंस शेल में देखते हो, सारे के सारे अल्कली मेटल्स जितने भी हैं हमारे पास, अगर आप इनको देखो तो इनकी सारे इनके वैलेंस शेल में ना एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इनके अंदर हाईली एबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें, और फिर जो आखिरी शेल वो वाली रह जाएगी ना जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो इसके नीचे वाली शेल होगी। तो इस तरह से इनकी भी कन्फिग्रेशन जो है वो नोबल गैस वाली हो जाती है। तो अल्कली मेटल्स जो हैं वो मोस्टली एक इलेक्ट्रॉन्स को हैं लूज कर रहे होते हैं। हेलोजेंस में हमने ये बात की थी कि वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे होते हैं, जबकि अल्कली मेटल्स जो हैं वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये भी काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और
हमने और क्या पता होना चाहिए। अच्छा, तो अल्कली मेटल्स के बारे में यू हैव एन आइडिया जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरफ जाते हैं। ओके, अच्छा, अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन सी हैं हम पहले पीरियोडिक टेबल में ही देख लेते हैं। तो लेट मी ओपन द पीरियोडिक टेबल। देखिए मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि किस ग्रुप की बात हो रही है। अच्छा, तो बहरहाल अभी ना, लाइक कैन यू सी हेयर, ठीक है, ये जो हमारे पास है ना सेकंड ग्रुप, ये जो सेकंड ग्रुप है ना हमारे पास, इसको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। इसमें आ जाता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडॉन, ठीक है, रेडियम। तो ये हमारे पास जो है वो सारे के सारे एलिमेंट्स सेकंड ग्रुप के अंदर आते हैं। अच्छा, अब जो है वो सेकंड एलिमेंट्स की हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि दीज एलिमेंट्स, बहरहाल ये तो सेकंड कॉलम में ही है। दीज एलिमेंट्स इनके, अच्छा, इनकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज करके जो है वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर लेते हैं, और ये भी हाईली रिएक्टिव होते हैं। एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स कम रिएक्टिव होते हैं, लेकिन रिएक्टिव जो है उनकी रिएक्टिविटी अच्छी खासी होती है। तो ये बात है। तो इन पे अगर ये एक 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे तो इन पे किस चीज़ का चार्ज आएगा, +2 का। अल्कली मेटल्स के ऊपर क्या आ जाता है, +1 का चार्ज आता है। बहरहाल नेक्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस करते हैं, और अच्छा, अब हमने अगला जो देखना है वो है, हमने पढ़ना है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ना जो ये वाले एलिमेंट्स हैं ना हमारे पास, ये जो बीच में ये सारे येलो से आपको शो हो रहे हैं, या पिंक से या पर्पल से जो शो हो रहे हैं, सारे के सारे इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। दीज एलिमेंट्स जो हैं वो द एलिमेंट्स इन द डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अच्छा, हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है ना उसमें डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। अभी मैं जो है वो इसकी डिटेल आगे वाले लेक्चर्स में आपको पता, ज़्यादा डिटेल में पता चलेगी, बट यू हैव टू नो कि अच्छा ये डी ब्लॉक में एग्जिस्ट करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर द सोर्स ऑफ कलर इन मैनी कलर्ड कंपोनेंट्स। रीजन बीइंग कि इनकी ना डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट आयंस की फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। किसी के ऊपर +2 का चार्ज होगा, +3। अगर एक ही एलिमेंट है, आयरन की बात कर लेती हूँ, आयरन इज़ अ वन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, तो उस पर प्लस अगर वो डिपेंड करता है कि उस पर +2 का भी चार्ज हो सकता है, +3 का भी चार्ज हो सकता है। तो ये जो डिफरेंट इन पे चार्जेस होते हैं, हम डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्जेस को ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स कहते हैं। तो जो डिफरेंट जो इनके ऊपर चार्जेस हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ये इनको जो है वो डिफरेंट कलर्स देती हैं, ठीक है। जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। अब हम जो है वो, हमने जो है वो ग्रुप्स को, जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट ग्रुप्स थे पीरियोडिक टेबल के, वो हमने पढ़ लिए हैं। पहला हमारे पास था नोबल गैसेस का, जो कि हमारे पास जो है वो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होते, क्योंकि इनकी वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट होती है, गैस की फॉर्म में सारे एग्जिस्ट करते हैं, और इनर्ट होते हैं, कोई किसी किस्म का जो है वो इन्होंने रिएक्शन नहीं देना होता। फिर जो है वो हमने हेलोजेंस को डिस्कस किया। हेलोजेंस में हमने ये देखा कि हमारे पास जो है वो वेनस शेल में सब के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इनकी एबिलिटी टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ केमिकल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा होती है। कहने का मकसद ये है कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथ के साथ अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और इनके पास जो है वो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी रीज़न की वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ईजिली एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने काल्कोजेंस की बात की, जिसमें ऑक्सीजन सबसे पहला एलिमेंट है। तो उसमें हमने देखा कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन किस एलिमेंट के साथ ये रिएक्ट कर रहे हैं। ये भी काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। फिर हमने अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में बात की, जो कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसमें हमने देखा कि हमारे पास अल्कली मेटल्स की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। बहुत दोनों ही काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनके पास जो है वो एबिलिटी होती है कि वो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि अल्कली मेटल है या अल्कलाइन अर्थ मेटल है। उसके बाद हमने जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात की, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक एबिलिटी है कि इनकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ये चूँकि एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए इनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो कंपाउंड के अंदर जब भी मौजूद होंगे तो उसको कलर दे देते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो सारे के सारे हमने जो है ग्रुप्स डिस्कस किए। अब हम जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे कि जो है वो हमारे पास एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लाइक सबसे पहले जो है हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिस्कस करते हैं। फिर हमने जाना है एटॉमिक रेडियस की तरफ, आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखेंगे, और देखेंगे कि क्या क्या मतलब ये हम जो है वो क्या, इसका क्या मतलब है, ठीक है जी। अच्छा, उससे पहले हम जो है वो एक और चीज़ भी देख लेते हैं। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो हेलोजन वाला ग्रुप है, हेलोजन वाला जो ग्रुप है वो होता है, उसको हम नॉन मेटल कहते हैं, ठीक है।
नॉन मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी होती है ना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है जी, तो वो थोड़े नॉन मेटल होते हैं। जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का वो मेटल्स कहलाता है। और मेटल्स जो है वो हमारे पास उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नॉन मेटल्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और बीच में एलिमेंट्स होते हैं, लेट सपोज अगर हम इसी ग्रुप की बात कर लें तो आपको दिख रहा है कि ये जो पहले दो ग्रुप्स हैं फर्स्ट और सेकंड, दिस वन एंड दिस डार्क ब्लू एंड लाइट ब्लू, दीज आर द मेटल्स। एंड इफ अगर हम जो है वो लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं हेलोजन को, तो वो क्या है, नॉन मेटल्स है। और सम वर्ड अगर बीच में हम देखते हैं, मेजॉरिटी, नॉट ऑल ऑफ देम बट मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स इन द बीच में ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल विल बी कंसिडर्ड एज अ मेटालॉइड। ठीक है, अब मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, एक और वर्ड मैंने इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम है मेटालॉइड। ठीक है, मेटलॉइड क्या होते हैं, सेमी मेटल्स होते हैं, मतलब कि इनके पास मेटल की एबिलिटी भी, मेटल्स भी एबिलिटी भी होती है और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी होती है। जैसे लेट सपोज अगर मैं बात करती हूँ कि सिलिकॉन है, ठीक है, तो अब अगर सिलिकॉन है तो जो हमारे पास लाइक फॉर एग्जांपल इसमें मेटेलिक लस्टर भी है, बट एज ऑन द अदर हैंड ये थोड़ा ब्रिटल भी है और पुअर कंडक्टर भी है। ठीक है, यानी मेटेलिक लस्टर है, मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टी भी है और ब्रिटल और पुअर कंडक्टर भी। अच्छा, मेटेलिक प्रॉपर्टी तो इसकी मेटल वाली प्रॉपर्टी हो गई ना, लेकिन जो ब्रिटल और पुअर कंडक्टर वाली प्रॉपर्टी है वो क्या, अच्छा, ब्रिटल और पुअर कंडक्टर किसकी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, नॉन मेटल की। ब्रिटल का मतलब है कि जो कि ईजिली ब्रेक हो सकता है, नॉन मेटल जो है वो ईजिली ब्रेक हो सकती हैं, जबकि मेटल्स ईजिली ब्रेक नहीं हो सकती। तो आप देख सकते हो कि इनकी जो प्रॉपर्टी है सिलिकॉन की, वो मेटल वाली प्रॉपर्टी भी है, मेटेलिक लस्टर, और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी है, ब्रिटल और पुअर कंडक्टर। ठीक है, तो अब इनकी जो रिएक्टिविटी है, दे डिपेंड अपॉन द एलिमेंट्स विद विच दे रिएक्ट। अब लाइक सपोज बोरॉन जो है वो एज अ नॉन मेटल बिहेव करती है जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगी। सोडियम मेटल है ना, तो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो एज अ नॉन मेटल बिहेव करेगी, और अगर किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो एज अ मेटल रिएक्ट करेगी। जैसे फ्लोरीन एक नॉन मेटल है तो तब ये मेटल बिहेव कर रही है। तो बात समझ आ रही है। अब जैसे एग्जांपल उसने दी हुई हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, आस्टाटीन, ऑल दीज एलिमेंट्स ये क्या है, मेटालॉइड्स हैं, जिनकी प्रॉपर्टी बिटवीन द मेटल्स और सेमी मेटल्स नॉन मेटल्स होती हैं। ठीक है, हैविंग सेड दैट, अब हम जो है वो बात कर लेते हैं आगे की। ओके, ओके, तो बहरहाल अभी हम जो है वो नॉन मेटल और मेटल का डिफरेंस भी देख लेते हैं। देखो, जो नॉन मेटल्स होती हैं, पहले हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि दे आर ब्रिटल, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ना तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएंगी, और ब्रिटल भी हैं, इजीली ब्रेकेबल है। अब जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। ये तो हम अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इनकी ये वाली प्रॉपर्टीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जो मेटल्स हैं, ठीक है, मेटल्स जो हैं वो हार्ड होंगी, इलेक्ट्रिसिटी और हीट की कंडक्टर भी अच्छी होंगी, मेलिएबल होंगी। मेलिएबल का मतलब होता है कि आप उनको किसी भी शेप में जो है वो अज्यूम कर सकते हैं। अगर आप उसको कंप्रेस करोगे ना, तो जिस शेप में भी आप उसको अक्वायर करना चाहोगे उस मेटल को, वो उस शेप में आ जाएगा। लेकिन अगर आप नॉन मेटल के साथ आप उसको कंप्रेस करोगे ना, तो वो टूट जाएगी। लेकिन मेटल को आप जो है वो कंप्रेस करोगे तो वो उसी शेप को अक्वायर कर लेगी विदाउट ब्रेकिंग, जिस शेप में आप चाहते हो। ठीक है, अगर थोड़ी सी बड़ी थी तो आपने उसको कंप्रेस किया तो वो छोटी हो जाएगी, थोड़ा छोटा उसका जो है वो कैलिबर हो जाएगा। और इसके अलावा डक्टाइल होती है। डक्टाइल का मतलब है ईजिली स्ट्रेचेबल। ठीक है, एक स्ट्रेच होता है ना जिसको आप एक लंबाई की तरफ, जैसे आप पोनी की एग्जाम्पल ले लो, ये पोनी की एग्जाम्पल देखो, पोनी को आप स्ट्रेच करते हो ना तो वो कितनी बड़ी हो जाती है। इसी तरह मेटल्स का भी ये प्रॉपर्टी होती है कि दे आर बेसिकली डक्टाइल, ईजिली स्ट्रेचेबल। और बाकी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये है कि दे टेंड टू फॉर्म कैटाइंस बाय लूजिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि मैंने बताया कैटाइंस यानी कि इनके ऊपर जो है वो +1 या +2 का चार्ज होता है। जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं हमारे पास, क्या है हमारे पास वो है ना, मेटल्स है। तो इसलिए जो है वो ये चीज़ है। बाकी जो है वो हमारे पास हाँ, जितनी भी हमारे पास मेटल्स होती हैं ना, वो रूम टेम्परेचर पे जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उस पर दे एग्जिस्ट एज सॉलिड, सिवाय मरकरी के। दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ मेटल बट इट इज़ इन एक्सेप्शन।
केमिस्ट्री में यू विल सी मैनी ऑफ द एक्सेप्शंस एंड वन ऑफ द एक्सेप्शन इज़ दैट कि जो मरकरी है, ठीक है, मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अब ये तो हमने जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स और एक जनरल बात की है। अच्छा, अब हम ना लाइक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं और इस लेक्चर को हम इधर ही एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। और कोई बात ना समझ आई हो लेक्चर में तो यू शुड मतलब आपको मुझसे ज़रूर पूछना है। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो और आपने उसको जो है वो गुजार देना। नहीं, यू हैव टू आस्क मी।